हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में बताया था और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भारत में कैसे कैसे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का वितरण है। 3 जगह मैंने बताया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक जगह और आपको बताया था। याद करिए, याद करिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अच्छा, उस पाषाण वो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषता क्या थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग क्या थे? ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। ये कोई सभ्यता में कन्वर्ट नहीं हो पाए थे या इनका कोई शहरीकरण नहीं हो पाया था। तो मैंने आपको कल बताया था कि भैया शहरीकरण क्यों नहीं हो पाया था, सभ्यता में क्यों नहीं हो पाए थे। उसका कारण मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ रहते थे, नदी घाटियों के बीच में रहते थे, नदी के आसपास रहते थे। इसलिए इनकी जो इकोनॉमी थी क्या थी, वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। इसलिए ये ग्रामीण संस्कृति ही रह गए। तो आज मैं अच्छा, ताम्र पाषाणी संस्कृतियों के बारे में मैंने एक चीज आपको छोड़ दिया था, नहीं बता पाया था। वो ये थी कि ताम्र पाषाणी संस्कृतियां जो है हड़प्पा सभ्यता के पहले भी थी, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ भी थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी थी ताम्र पाषाणी संस्कृतियां। तो ताम्र पाषाणी संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृति क्यों थी, शहरीकरण क्यों नहीं हो पाई, इसका आज मैं आपको 15 से 20 मिनट में ये मैं आपको प्राचीन इतिहास का, एंशियंट हिस्ट्री का एक ऐसी जनरल फिनोमिना बताऊंगा, एक ऐसी घटना बताऊंगा कि जो पूरे एंशियंट हिस्ट्री पे लागू होता है। और ये समझिए कि ये एंशियंट हिस्ट्री का क्रक्स है। इसको आप अगर समझ लिए तो जान लीजिए कि एंशियंट हिस्ट्री एकदम आप चाहे प्री हो चाहे मेंस हो एकदम आसानी से लिख सकते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री आपके लिए एकदम आसान, जो नहीं रटने की होता है, रटना पड़ेगा, एक कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप कहानी को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानव क्या था? सबसे पहले मानव क्या था? एप था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झिंगा लाला हुम करता रहता था। तो आइए, हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहले आदमी क्या था। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले क्या था, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक पूरा पाषाण काल में। तो सबसे पहले मानव क्या था? आखेटक, यानी कि जानवरों का आखेट करता था, उसको मार के खाता था। और प्लस संग्राहक का मतलब फूड कलेक्टर, यानी कि फल हुआ उसको तोड़ के खा लिया प्लस उसको इकट्ठा कर लिया। तो पहले आदमी क्या था? खाना बदोश था, नोमैडिक था। तो वो मैंने लिखा कि सबसे पहले आदमी क्या स्थिति थी, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की। फिर इसके बाद धीरे धीरे आदमियों ने क्या शुरू किया, आदिमानव ने क्या शुरू किया। आप देखिए, एक दूसरे से कनेक्ट ऐसे समझिए, 15 से 20 मिनट तक आप एकदम कंसंट्रेट होकर बोर्ड की तरफ देखिए। एकदम 100% मैं बता रहा हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना कर लिख लेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं एक दूसरे से कनेक्ट है और कैसे एक झींगा लाला होम होम करता हुआ व्यक्ति एक सभ्यता का डेवलपमेंट करता है, एक सभ्यता का विकास कैसे करता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आदमी क्या था, नोमैडिक था, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की स्थिति थी, नोमैडिक था, घुमंतू था, खाना बदोश था, जिसको कहते हैं खाना बदोश, यानी कि घूम घूम के कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे कभी इस गुफा में ऐसे रह के अपना जीवन यापन करता था। उसका जीवन अस्थायी था। फिर धीरे 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 जब और मानव का और डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बस आप देखिए कैसे कैसे जुड़ता चला जा रहा है। फिर मानव का जब डेवलपमेंट हुआ, मानव और विकसित हुआ, तो मध्य पाषाण काल में आया। तो सबसे पहले मानव क्या किया, पशुपालन किया। भाई यहाँ आखेटक एवं खाद्य संग्रह था, फिर आगे क्या, पशुपालन स्टार्ट किया।
ये पशुपालन स्टार्ट किया। तो पशुपालन इस वजह से नहीं स्टार्ट किया था कि भाई पशुपालन कर रहा है कृषि करने लगेगा। पशुपालन इस वजह से स्टार्ट किया था कि जानवरों का शिकार करने में हेल्प हो या उनके प्रोडक्ट को खाने में हेल्प हो, उनको खाने में आसानी हो, इसलिए पशुपालन किया था। अभी कोई कृषि उसी नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे जब नवपाषाण काल आता है तो क्या क्या होता है, फिर कृषि करना स्टार्ट करता है। कैसे कृषि करना स्टार्ट कैसे होता है, ये सब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। बस आप कहानी को देखते जाइए कैसे कैसे कहानी लिंक हो रही है। तो पहले मानव खाना बदोश था, फिर पशुपालन करना स्टार्ट किया, फिर कृषि करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब कृषि कर रहा था। नवपाषाण काल के अंत तक जाते जाते मानव क्या खोज की थी, तांबे की खोज की थी। लेकिन मानव ने यहाँ पे क्या कृषि स्टार्ट किया। अब अच्छा, ये कृषि तो कर रहा था लेकिन ये कहीं किसी दुआब में या किसी उपजाऊ क्षेत्र में नहीं गया था। यहाँ तक तो कृषि कर रहा है, नवपाषाण काल तक तो कृषि कर रहा है, लेकिन ये किसी दुआब में या किसी उपजाऊ क्षेत्र में नहीं गया था। उपजाऊ क्षेत्र का मतलब जहाँ उत्पादकता ज्यादा होती है, तो ये वहां नहीं गया था। लेकिन किसी कारणवश वो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको जनरल फिनोमेना है। फिर आईबीसी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि कौन सा कारण था। फिर उसके आगे ऋग्वैदिक काल के आगे बताऊंगा उसमें कौन सा कारण था। तो यहाँ पे देखिए आप कि किसी कारणवश वो किस क्षेत्र में पहुंच गए, उपजाऊ क्षेत्र में पहुंच गए। किसी कारणवश वो क्या आदिमानव कहाँ पहुंच गए, उपजाऊ क्षेत्र में। उपजाऊ क्षेत्र का मतलब किसी दोआब में पहुंच गए। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब। जैसे यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट है, ये दो नदियों के बीच में, इसलिए यहाँ के एरिया को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ये दोआब है, ये उपजाऊ क्षेत्र है। तो कृषि अधिशेष तो कृषि आदमी कर रहा था नवपाषाण काल में, लेकिन वो कहाँ था। नवपाषाण काल में कृषि तो कर रहा था लेकिन वो कहाँ था, किसी दुआब उआब वाले क्षेत्र में या किसी उपजाऊ क्षेत्र में नहीं था। इसलिए उसकी इकोनॉमी क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, बस जितना जितना उगाया उतना खत्म कर दिया, उसको कंज्यूम कर दिया। लेकिन किसी कारणवश वो किसी उपजाऊ क्षेत्र में पहुंच गया और या दोआब में पहुंच गया। उपजाऊ क्षेत्र, या इसको दोआब भी लिख सकते हैं, दोआब उपजाऊ क्षेत्र या किसी दोआब में, और किसी कारणवश दोआब क्षेत्र में पहुंचा या उपजाऊ क्षेत्र में पहुंचा, और किसी उसमें तकनीकी या उसकी कुछ तकनीकों में डेवलप। जैसे नवपाषाण काल के अंत तक मानव ने क्या खोजा किया था, तांबा, कापर। अब कापर मिला तो कापर, और आगे आगे मिलेगा आपको टिन। कापर और टिन मिला के क्या बना लेगा, कांसा। तो तकनीकी में विकास, वो हल बना लिया या कुछ और बना लिया। माने कुल मिला जुला के ये है कि कृषि के बाद कृषि आदमी कर रहा था, किसी कारणवश उपजाऊ क्षेत्र में चला गया या दोआब में चला गया, और तकनीक में भी उनके कुछ विकास हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये हर काल में अलग अलग है। जैसे ऋग्वैदिक काल में अलग बताऊंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग बताऊँ। ये एक जनरल फिनोमिना है, जनरल घटना है, ये सब पे लागू होगी, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में लागू होगी। तो किसी कारणवश उपजाऊ क्षेत्र में पहुंचा और तकनीकी का विकास हो गया। अब जब उपजाऊ क्षेत्र में पहुंच गया तो अब क्या होगा, जितना पहले वो कंज्यूम करता था, खाता था, उतना ही उत्पादन होता था। लेकिन अब उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, कृषि अधिशेष होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा। यानी कि अगर अगर खाना है उसको 5 किलो, तो उसका 5 किलो अगर गेहूं उगा रहा है, खा रहा है, तो अब क्या होगा, 10 किलो गेहूं उगने लगेगा। 10 किलो तो अब क्या उसको कहेंगे, कृषि अधिशेष। अब कृषि अधिशेष हो गया, यानी कि एग्रीकल्चरल सरप्लस, यानी कि खाने से ज्यादा हो गया, उसको एग्रीकल्चरल सरप्लस हो गया। अब जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तब आगे क्या होगा, जब गेहूं ज्यादा होगा, चावल ज्यादा होगा, खाने से ज्यादा होगा, तो उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, विनिमय होगा। विनिमय मतलब एक्सचेंज। अभी विनिमय भैया किस चिड़िया का नाम है,
विनिमय किस चिड़िया का नाम है? विनिमय होना, विनिमय का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए, एक उदाहरण से बताते हैं तो समझ में आ जाएगा कि विनिमय क्यों हुआ। मान लीजिए ये आपका एक गांव है, ये आपका एक विलेज है, आपका एक विलेज है। अब इस विलेज में एक किसान है, एक किसान है, उसका जो है उसके पास खाने से पहले उगा रहा था 10 किलो, अब इसको 20 किलो हो रहा है, तो 10 किलो उसका ज़्यादा हो गया, मतलब किसी हद से उसके पास हो गया। अब वो क्या करेगा? अब अपने अपने जो उपजाऊ क्षेत्र है या तकनीकी है, इसको जब इसका डेवलपमेंट करेगा तभी तो कृषि और बढ़ेगी। तो वो क्या सोचेगा कि भाई मेरे पास 10 किलो बचा है, अब इसको क्या करें, चले लोहार के पास चले चलें, लोहार के पास चल करें, उसको 10 किलो गेहूं दे दें और उससे कुछ हल ले लें या कुछ ले लें, जिससे खेत के जुताई में या अन्य तकनीक ले लें कि जिससे खेत की जुताई में आसानी और हमारा उपजाऊ। तो क्या करता है, जाके अपना गेहूं देता है और उससे क्या ले लेता है, हल ले लेता है या कोई औजार ले लेता है जो कृषि में काम आए। अब वो ले लिया तो ये क्या हुआ, ये एक्सचेंज हो गया। यानी कि अब यहाँ पे ये आदमी गेहूं उगा रहा है, इसके पास गेहूं ज़्यादा है, दूसरे आदमी के पास लोहा है। एक मान लीजिए, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, दूसरे आदमी के पास लोहे का फाल है। अब ये क्या करेगा, इसके पास 10 किलो गेहूं ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इनसे एक्सचेंज कर लेगा। भैया इनको ज़रूरत है गेहूं की, इनको खाने के लिए ज़रूरत है गेहूं की, और इनको ज़रूरत है लोहा की, लोहे के फाल की। तो दोनों लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। अब ये एक्सचेंज कर लिए, इन्होंने गेहूं दे दिया, इन्होंने लोहा ले लिया, ठीक। अब क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया। इसी को कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज। यानी कि सामग्री दीजिए और सामग्री लीजिए। लेकिन ये धीरे 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 एक्सचेंज चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन फिर धीरे 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 इसी को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। हिस्ट्री में इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज को ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी कि मैंने गेहूं दिया और हल्का फाल लिया, उसको गेहूं दे दिया, तो ये हो गया बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज हो गया। अब धीरे 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 आदमी अपना चेंज करता रहा, चेंज करता रहा। बहुत सालों बाद फिर उस एक्सचेंज में समस्या आने लगी। भाई अब स्वाभाविक सी बात है, आप सोच के देखिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार सोचिएगा क्या समस्या आ सकती है कि भाई मेरे पास गेहूं है, इनके पास फाल है, लोहे का है उपकरण है, दोनों लोग चेंज कर लिए, तो अब इसमें क्या समस्या आ सकती है। अब क्या समस्या आई देखिए, अब ये किसान के पास तो औजार पहुंच गया, लोहे का औजार किसान के पास पहुंच गया। लेकिन अब ये लोहा, अब ये क्या करेगा, लोहार क्या करेगा, मान लीजिए लोहार है, अब लोहार तो लिया था गेहूं, अब उसका गेहूं हो गया खत्म, खा के खत्म कर दिया। तो अब क्या करेगा, लोहार कहेगा भाई मुझे 10 किलो और गेहूं चाहिए, इससे कहेगा कि भाई मुझे 10 किलो और गेहूं चाहिए। तो ये कहेगा कि भाई अभी तो मैं तेरे यहाँ से फाल लाया था, उपकरण औजार लाया था, मुझे तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेगा, मना कर देगा, भाई ये तो अभी जल्दी लोहे का फाल लाया था, उपकरण लाया था, तो उसको थोड़ी ज़रूरत है, वो थोड़ी खत्म हो गया, इनका खत्म हो गया। तो ये एक समस्या आ गई। इस समस्या को क्या कहते हैं, इसी समस्या को कहते हैं कि जब दोनों तरफ आवश्यकता होगी, जब दोनों तरफ नीड्स होगी, तभी ये बार्टर सिस्टम चलेगा। पहली समस्या तो ये आई बार्टर सिस्टम में कि दोनों तरफ आवश्यकता होगी। दूसरी समस्या आप क्या हो सकती है, सोचिए इस चीज में दूसरी समस्या क्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये हो सकती है, एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचिएगा, आइए सोचने का भी कुछ पर्पज है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि सोचिएगा, इसका भी पर्पज है, ठीक है। तो दूसरी समस्या इस बार्टर सिस्टम में, दूसरी समस्या ये आएगी कि अब ये क्या किया, अपना लोहे का औजार इनको दिया, ये गेहूं इनको दिए, ठीक। लेकिन ये चीज डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि भैया गेहूं का मूल्य ज्यादा होगा कि लोहे का मूल्य ज्यादा होगा, ये चीज तो डिसाइड हो नहीं रहा है। तो किस में समस्या आ रही है, मूल्य में, कि किसका मूल्य ज्यादा होगा, कैसे इसको मापा जाए। दूसरी समस्या ये आ गई। तीसरी समस्या क्या आ रही है,
अब इनके पास गेहूं ज़्यादा है, अब इनको कुछ कुछ उपकरण की, कुछ ऐसे सामान की जरूरत पड़ी जो इनके घर से 50-60 किलोमीटर दूर है उस जमाने में, तो क्या करेंगे, पैदल पैदल सर पे लेके जाएंगे। ये एक नई समस्या आ गई, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ गई। तो ऐसे तीन समस्याएं आई, जिस कारण से बार्टर सिस्टम में तीन समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली समस्या कि दोनों तरफ जब नीड्स होगी तभी दोनों एक्सचेंज करेंगे। दूसरी समस्या उनके मूल्यों में, कि मूल्यों में जो आदान प्रदान हो रहा है, जो मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है, उनके मूल्यों में नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि भैया किसका मूल्य ज़्यादा है, किसका मूल्य कम है। तीसरा कि यदि दूर है, दूर से किसान को कुछ लाना हो तो वो कैसे जाएगा, सर पे लाद के थोड़ी लेके जाएगा 50 किलोमीटर। तो तीन समस्याएं हैं। तो बार्टर सिस्टम में मैंने लिखा है, बार्टर सिस्टम में समस्या आई। अब समस्या क्या क्या आई आपको मैं बता दिया हूँ। अब जब समस्या आई तो भैया, जब हम और आप में कोई समस्या आती है तो हम लोग क्या करते हैं, आप एक नॉर्मल में सोचिएगा, एक नॉर्मल इंसान में सोचिएगा कि हमारे और आप में जब कोई समस्या होती है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं कि किसी तरह से उसका हल निकले। तो जब जब नीड्स, किसी चीज की नीड्स होती है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता, यहाँ पे आवश्यकता पड़ी कि कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, कि ऐसी कुछ चीज दिया जाए जो हर जगह काम करे। नाई के पास चला जाऊं वहां भी दे के काम चला लूं, लोहार के पास चला जाऊं तो एक ही चीज दे के उससे भी करा लूं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस चीज की कमी है, इस चीज की जरूरत है। तो बार्टर सिस्टम में समस्या आई। अब बार्टर सिस्टम में जब समस्या आई तो मानव द्वारा, मैंने अभी बताया ना आपको कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम चाहिए भाई कोई। अरे जब समस्या आ रही है तो कोई न कोई मीडियम का माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए, विनिमय का माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब इसको चाहिए तो आदमी कौन खोजेगा, आदमी ही तो खोजेगा क्या जरूरत पड़ेगी। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तब आया मुद्रा, तब खोजा गया मुद्रा। अच्छा, ये मुद्रा मैंने लिख दिया है, ये जनरल फिनोमिना बता, पूरे हिस्ट्री पे, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पे लागू होगा। लेकिन अभी मैं आदि मानव वाले काल की बता रहा हूँ, तो उस समय कोई मुद्रा उद्रा नहीं थी भाई। मुद्रा तो आएगी 500 बीसी, 500 550 बीसी में आएगी, उस समय मुद्रा नहीं थी। लेकिन ये आदिम काल में क्या थी मुद्रा, जैसे कोई महंगी वस्तुएं, जैसे कोई सोने की वस्तुएं, हीरा, ये सब थी उस समय की मुद्रा। कि भैया ये सोना ले लीजिए, मुझे गेहूं दे दीजिए, ये सोना ले लीजिए भैया, मेरी दाढ़ी बना दीजिए, ये सब चीजें थी। तो मुद्रा का आविष्कार हुआ, जिसको करेंसी कहते हैं, इंग्लिश में करेंसी कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब मुद्रा का आविष्कार हो चुका है, मुद्रा मिल चुकी। तो भैया जब मुद्रा मिल जाएगी तो क्या मैं अपने गांव में क्या करूंगा, व्यापार करने लगूंगा। भैया इनको मुद्रा दीजिए, सामान लीजिए, मुद्रा दीजिए, सामान लीजिए। तो पहले क्या होगा गांव में, पहले गांव में क्या होगा, आंतरिक व्यापार बढ़ेगा। पहले तो व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि सामान इधर उधर तमाम चीजें आदान प्रदान होने लगेंगे, तो व्यापार बढ़ेगा। तो सबसे पहले व्यापार, भाई व्यापार बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, सबसे पहले मैं तो अपने गांव में ही बेचूंगा ना, जिसको नीड्स होगी, इनको नीड्स होगी, उनको किसी भी सामान की नीड्स होगी तो मैं अपने गांव में बेचूंगा। तो क्या होगा, वो ये आंतरिक व्यापार बढ़ेगा उससे। फिर आंतरिक, फिर धीरे 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 हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे उत्पादन करेंगे जिसको हम दूसरे गाँव में बेच सकें, बगल के गांव में बेचेंगे। फिर धीरे 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 ऐसे प्रोडक्शन करेंगे कि जो दूसरे देशों में बेच सकें, जो दूसरे देश में हम लोग उसको बेच सकें। तो क्या पहले बढ़ेगा, पहले आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, पहले व्यापार बढ़ेगा। जब मीडियम एक्सचेंज आया, मुद्रा आई, तो व्यापार बढ़ेगा। अब आसानी से, ये लोहार क्या है भैया, 10 बार इनसे जाकर गेहूं ले लेगा, ये भी ले लेंगे कि हाँ भैया सोना दीजिए, ले जाइए, अब हो जाएगा, व्यापार बढ़ा। फिर आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार क्यों बढ़ा, क्योंकि पहले तो आसपास अपने आंतरिक आंतरिक चीज में, अपने घर में ही, अपने गांव में ही तो आप व्यापार करेंगे। फिर धीरे 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 कुछ ऐसा प्रोडक्शन होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी, व्यापार बढ़ेगा। और देखते 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 आदमी, वो झिंगा लाला होमो वाला आदमी जो खाना बदोश था, वो क्या हो जाता है, एक सभ्यता का विकास कर देता है, एक नई सभ्यता का विकास करता है और सभ्य हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक
जनरल फिनोमिना। अब इस चीज को, इसी घटना को आपको कुछ नहीं करना है, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं भी ला। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको और पूछता हूँ, ये आपको पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं भी किसी भी काल में लागू कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज पूछता हूँ कि भैया ये तो झिंगा लाला हुम हुम, ये क्या हो गया? ये हो गया सभ्य। अब इस सभ्यता के बनने का बेस क्या है? आप वीडियो पॉज करके इस चीज को देख के बताइएगा कि ये सभ्यता आखिर में इसका बेस क्या है, ये पनपी कैसे? ये सभ्यता बनी क्या? आदमी तो था घुमंतु, ये सभ्यता कैसे बना दिया भाई? इसका बेस क्या, आखिर में कहाँ से आ गई है, पनप गई? तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोच लीजिएगा। नहीं आ रहा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ देखिए सभ्यता, इसका मेन कारण क्या है? ये मेन कारण कृषि, कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चर। क्योंकि ये कृषि अधिशेष नहीं था तो आदमी क्या था? वही ग्रामीण स्थिति थी, वही खाना बदोश अपना जीता था। ज्यों कृषि अधिशेष आया, विनिमय विनिमय हुआ, फिर विनिमय का माध्यम मुद्रा आए, व्यापार बढ़ा, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, सभ्य हो गया। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश कृषि अधिशेष क्या हो गया? समाप्त हो गया, तो सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी और आप फिर वही पेड़ पे झिंगा लाला हुम हुम करने लगेंगे। जैसे कृषि अधिशेष है, अब ये कृषि अधिशेष किसी कारणवश नहीं हुआ तो सबसे पहले क्या होगा? बाह्य व्यापार खत्म होगा, फिर आंतरिक व्यापार खत्म होगा, फिर व्यापार खत्म होगा, फिर भैया मुद्रा भी गायब हो जाएगी, फिर माध्यम खत्म, धीरे 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 आप क्या हो जाएंगे? यही झिंगा लाला होम वाली स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? यही आखेटक एवं खाद्य संग्रह के कभी दिल्ली में कभी गाजियाबाद में ऐसे झूलते रहेंगे। खैर ये तो मजाक की बात हुई। तो यानी कि इस सभ्यता का असली बेस क्या है? ये सभ्यता पनपी कैसे? इसका ये बेस यही है, कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चरल सरप्लस, इसका बेस ये है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप उठा के चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लगा दीजिए, चाहे आप ऋग्वैदिक आर्यन, लेटर वैदिक आर्यन, फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हो उस पे लगा दीजिए, चाहे अभी जो मैं पिछला लेक्चर लिया था ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पे भी लगा सकते हैं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों वाले क्यों ग्रामीण थे, अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि वो किसी दोआब वाब में नहीं जा पाए थे, किसी उपजाऊ क्षेत्र में नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो नदियों के घाटियों के बीच में रहते थे, इसलिए उनके पास कोई उपजाऊ क्षेत्र नहीं हो पाया, एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं हो पाया, इसलिए वो ग्रामीण संस्कृतियां ही, चालकोलिथिक कल्चर, ग्रामीण संस्कृतियां ही रह गई, इसलिए उसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों में, इन्हीं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में से कुछ, इन्हीं ताम्र पाषाणिक बस्तियों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो तांबे में, मतलब टिन की खोज करेंगे और तांबा में टिन मिला देंगे, क्या बना देंगे? कांसा बना देंगे। और जब कांसा बना देंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए हम इसको कहाँ पे लागू करते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लागू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लागू करते हैं इसको। हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लागू करने, कैसे लागू करेंगे इस चीज को? देखिए, इधर देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कैसे लागू करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे और यहाँ पे, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है। तो एमपी, महाराष्ट्र, ठीक।
अब मैंने आपको बताया था ना कि ताम्र पाषाणी संस्कृतियां क्या थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये मान लीजिए क्या, ये ग्रामीण संस्कृतियां थी, ठीक। अब इन्हीं इनके पास क्या था, तांबा था, तांबा और पत्थर था। तांबा और पत्थर के उपकरण प्रयोग करते थे, औजार उपयोग करते थे। ये क्या, किसी किसी कारण बस इन्हीं बस्तियों में से कोई एक बस्ती होगी जो क्या करेगी, टीन की खोज करेगी, और टीन की खोज करके उसमें क्या मिला देगी, कापर में, मतलब तांबे में, तांबे में क्या मिला देगी, टीन। तांबे में टीन मिला देगी, क्या बन जाएगा, कांसा। कांसा बन जाएगा। अच्छा, तांबे में टीन मिला दी, कांसा बन गया, ठीक। अब इस कांसे से औजार बनाएंगे। उस औजार से क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे। तो क्या हुआ, गहरी जुताई करेंगे, फिर किसी उपजाऊ क्षेत्र को पूरा साफ कर देंगे, तो उपजाऊ क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। गहरी जुताई होने लगेगी तो क्या बढ़ जाएगा, कृषि अधिशेष होने लगेगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होने लगेगा। फिर देखिए यही स्थिति हो जाएगी, ज्यों ये बढ़ा, फिर देखिए धीरे 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 क्या होगा, विनिमय होगा, मुद्रा आएगी, व्यापार बढ़ेगा, आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, बाह्य व्यापार बढ़ेगा, और धीरे धीरे एक सभ्यता का विकास होगा, जिसको हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसको हम अगले के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास कुछ इतिहासकार मानते हैं। अच्छा, इस चीज को आप उस पर लागू करिए, ऋग वैदिक आर्यंस पे लागू करिए इसी चीज को, ये पूरे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पे लागू होगा। ये एकदम क्रक्स है एंशिएंट। अब ये देखिए, ये क्या है, ये ये हो गया आपका मैप इंडिया का। और यहाँ क्या, कौन से रहते थे, ऋग वैदिक आर्यंस रहते थे। इसको सप्त संधव क्षेत्र कहते हैं, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अभी बस समझ लीजिए कि कैसे कैसे ऋग्वैदिक आर्यन से धीरे 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 मॉडर्न हिस्ट्री तक हम लोग आ गए। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यंस थे, कहाँ रहते थे, सब समुद्र क्षेत्र में। ये ऋग्वैदिक आर्यंस क्या थे, जंगली थे। जंगली मतलब वही घुमंतु, ठीक। अब ये क्या करते हैं, किसी 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 कारण बस ये यहाँ से यहाँ चले आते हैं, गंगा यमुना के दोआब में आ जाते हैं, यही ऋग्वैदिक आर्यंस। अब जब गंगा यमुना के दोआब में आ जाते हैं, तो यहाँ खोज करते हैं लोहे की, इनको लोहा मिल जाता है। और जब लोहा मिलता है भाई, तो क्या करते हैं, ये दोआब में आ गए हैं, उस लोहे का उपयोग करके ये पूरा क्या करते हैं, पूरा जंगल पूरा साफ कर देते हैं। अब ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र अपने पास रख लेते हैं, और उस लोहे के फाल से गहरी जुताई करने लगते हैं। यहाँ पे लेटर वैदिक आर्यंस, ये लेटर वैदिक में जो बताया है, लेटर वैदिक, ये लेटर वैदिक फिर अभी क्या करते हैं, इनके पास क्या होने लगता है, लोहे का हो गया, ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र आ गया, लोहे का भी आविष्कार हो गया, तो क्या हुआ, अब क्या होगा, उत्पादन इनका बढ़ जाएगा। और जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो फिर यही प्रक्रिया लागू हो जाएगी भैया, कृषि अधिशेष हो गया, फिर वही विनिमय होगा, माध्यम मुद्रा आएगी, व्यापार बढ़ेगा, आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, बाह्य व्यापार बढ़ेगा, और धीरे धीरे देखते देखते आदमी। तो अब यहाँ देखिए, अब ये जन थे, तो जब ये इस एरिया में आ गए, जब ये लेटर वैदिक में आए, तो ये इनके पास उपजाऊ क्षेत्र हो गया, तो ये क्या बने, जन से जनपद बन गए। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी स्टोरी है, इस चीज को मैं इस पे लागू कर रहा हूँ। तो कैसे, पहले जन थे, क्या थे, जन मतलब खाना बदोश थे, जंगली थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वही स्थिति थी। फिर इसके बाद जनपद कैसे बन गए, वही लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे की खोज की, उसके बाद ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र, कृषि अवशेष हुआ, धीरे धीरे जनपद बन गए। अब जनपद से महाजनपद बन गए। महाजनपद कैसे बने, कुल 16 महाजनपद थे उस समय, टोटल 16 महाजनपद थे। 15 उत्तरी भारत में था, एक असमक दक्षिणी भारत में था, ठीक। अब इन 15 में जो सबसे प्रतापी होगा, जो सबसे मजबूत होगा, जिसका शासक सबसे मजबूत होगा, वो सबको क्या करेगा, सबको जीत लेगा। कौन जीतेगा, मगध।
तो जब जीत लेगा भैया सबको, 16 महाजनपदों को, कौन महाजनपद जीतता है? मगध। तो जब ये जीत लेता है तो मगध साम्राज्य बन जाता है। और जब मगध साम्राज्य बन जाता है तो फिर धीरे 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 मगध 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 साम्राज्य में 3 वंश आते हैं। लास्ट वंश कौन सा होता है मगध साम्राज्य का? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है भाई, तो मौर्य साम्राज्य में फिर इंडिया का ये सब क्या करते हैं, भारत का क्या करते हैं? केंद्रीकरण करते हैं। माने सारी शक्तियां एक से फिर भारत को चलाते हैं, केंद्रीकरण करते हैं मौर्य साम्राज्य। लेकिन फिर मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे शासक कमजोर होते हैं, विदेशी आक्रमण होता है, और धीरे धीरे फिर जो है इंडिया जो है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है मौर्योत्तर काल में। यानी कि इंडिया का यहाँ क्या हुआ? केंद्रीकरण हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ सेंट्रलाइजेशन, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन। फिर गुप्तोत्तर शासक फिर क्या करते हैं? गुप्त काल में सेंट्रलाइजेशन करते हैं, फिर गुप्तोत्तर काल में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। फिर तुर्क आते हैं, थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन करते हैं। फिर धीरे धीरे मुगल आते हैं, ये सेंट्रलाइजेशन करते हैं, केंद्रीकरण करते हैं। फिर उत्तर मुगल पाल में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, भारत छोटे छोटे नवाबों में टूट जाता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। फिर ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश आते हैं तो फिर भारत का सेंट्रलाइजेशन करते हैं। और जब ये ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे तो फिर भारत का 563 रियासतों में भारत टूट चुका था। और उनका सेंट्रलाइजेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, उनका सेंट्रलाइजेशन। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि वो एकता के प्रतीक हैं। भारत के 563 या 64 रियासतों को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो ये देखिए कैसे घटनाएं धीरे धीरे लिंक होकर कैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए। तो इस चीज का, कृषि अधिशेष का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, बार बार समझिए, जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। अब इस चीज को आप कहीं लागू करके देख लीजिए। मैंने इस पे लागू कर दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी इसके आगे अगला वाला चैप्टर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको बताऊंगा, जस्ट इसके आगे वाला ही। तो उसमें ये चीजें फिर आएंगी, लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे वो घुमंतू आदमी एक सभ्यता का विकास कर देता है। बीच में प्रक्रियाएं क्या क्या रहती हैं, और ये सभ्यता का बेस क्या है? कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष क्यों होता है? तो उपजाऊ क्षेत्र मिलता है, दुआब में आते हैं, किसी तकनीकी का विकास होता है, तब होता है फिर धीरे धीरे सभ्यता का विकास। यहाँ पे देख लिए जन थे, जन मतलब वही खाना बदोश घुमंतू। फिर जनपद कैसे बना? लोहे की खोज हुई, फिर ढेर सारा इनको उपजाऊ क्षेत्र मिला, कृषि अधिशेष हुआ, फिर जनपद बना लिए बड़ा। फिर जनपद से महाजनपद बना। महाजनपद में 16 महाजनपद थे, मगध सबसे प्रतापी था, मगध ने सब जीत लिया। फिर इनके शासक धनानंद वही मार के फिर आगे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। तो ये प्रक्रिया हुई आपकी, ये प्रक्रिया आपकी हुई किसकी? और अगला चैप्टर में आपको अगला आपको मैं बता रहा हूँ, वही बताऊंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस चीज को आप एक बार रिकैप कर लीजिएगा, एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा, इस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ ना कि पूरा एंशियंट हिस्ट्री आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि साला इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या। बहुत याद करना पड़ता है, इसको करो उसको करो, तमाम चीजें याद करनी पड़ती कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों हुआ, क्यों। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण भी कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये पतन इसका कैसे हो गया, तो उसमें इस चीज को बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। तो जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ? यही कृषि अधिशेष समाप्त हुआ, फिर धीरे 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 सारा सिस्टम उल्टा हो गया वही। और कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सारी सभ्यता थी, उसका पतन नहीं हुआ, बल्कि ये किस में बदल गई? ग्रामीण संस्कृति में।
भाई सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण में कैसे बदलेगी, शहरी ग्रामीण में कैसे बदलेगी? ये चीज खत्म होगा तभी तो आदमी ग्रामीण में आएगा। तो देखिए इस चीज का पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पे लागू होता है ये चीज। और अब मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।